देखो बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये सारा का सारा मेरे पास यूनिट है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बड़ा यूनिट है बेटा, फाइनल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करो पूरी तरह से। इसके बेसिकली अगर आप एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अगर बताऊं तो इसके 3 पार्ट्स हैं। इसमें आपको पहले सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है, फिर आपको लिक्विड के बारे में पढ़ना है, और फिर आपको हीट के बारे में पढ़ना है। आपको किस किस के बारे में पढ़ना है? सॉलिड्स के बारे में, फिर किसके बारे में पढ़ना है आपको? लिक्विड के बारे में, और फिर किसके बारे में पढ़ना है आपको? हीट के बारे में। कॉन्सेंट्रेट करो। सबसे पहले आपको किसके बारे में पढ़ना है बोलो बेटा? सॉलिड्स के बारे में, फिर किसके बारे में पढ़ना है? लिक्विड के बारे में, और फिर किसके बारे में पढ़ना है? हीट के बारे में। ठीक है, लेट क्यों राजवीर? जल्दी आओ, फटाफट आओ। ठीक है, तो ये बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात है। इसमें सबसे पहले हमें किस चीज के बारे में पढ़ना है बोलो बेटा? सॉलिड। चैप्टर की पूरी क्लैरिटी रखना। दूसरी चीज क्या है इसमें पढ़ना है हमने? लिक्विड के बारे में, लिक्विड और फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना है। और तीसरी चीज किस चीज के बारे में पढ़ना है हमने? इसको हीट में पढ़ना है। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हम इस पूरे पोर्शन को कवर अप कर रहे होंगे। सबसे बड़ा पोर्शन है, आप सबके दिसंबर के पेपर में ये पूरी तरह से छाया रहेगा। समझ हो, दिसंबर में जो भी आपका पेपर होगा स्कूल एग्जाम्स का, उसमें ये पूरी तरह से छाया रहेगा। पूरी मेहनत करके पढ़ लो। और ये मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, अगर नहीं पढ़ोगे मैं पेरेंट्स को बुलाकर तुम्हें वापस कर दूंगा। ये मैं बहुत क्लियरली बोल, 1 1.5 ये 2 नंबर लेके क्यों ही पढ़ोगे? क्यों ही तुम, मतलब मैं देखता हूं तो मेरा मन नहीं करता पढ़ाने। देखो अपनी अगर मेहनत नहीं करोगे तो क्यों अपने घर वालों का पैसा वेस्ट कर रहे हो? मना कर दो उनको। ये मुझे हर हाल में चाहिए। गुरमेर तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत डाउन हुई है भाई, बहुत ज्यादा। तुम छोड़ दो, पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ कर भी नहीं रहा है। कुछ कर रहा है? स्पोर्ट्स ना, मूवीज ना, गर्लफ्रेंड ना, फिर क्या ही फायदा? पढ़ भी नहीं रहा, कुछ और भी नहीं है। इससे बढ़िया तो तू स्पोर्ट खेल लेता, पढ़ लेता, घूम लेता किसी के साथ। तीनों में कुछ किया भी नहीं, नंबर भी नहीं लिए। जल्दी आओ यार, बहुत लेट हो। डोर बंद कर दो। आ जाओ फटाफट, स्टॉपर हटा दो बेटा। हाँ, इसका जो सबसे पहला चैप्टर हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जो चीज हम शुरू कर रहे हैं, एंड दैट पोर्शन इज आर सॉलिड्स। ये मैकेनिक्स का सेकंड पार्ट भी है। सबकी कंसंट्रेशन पूरी होनी चाहिए बोर्ड की तरफ, कोई डिस्कशन नहीं, पूरे ध्यान पढ़ाई की तरफ। ये जो पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं मैकेनिक्स। क्या कहते हैं बोलो बेटा इसको? हम मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स का सेकंड पार्ट कहलाता है। ये मैकेनिक्स का कौन सा पार्ट कहलाता है? सेकंड पार्ट। क्यों इसको मैकेनिक्स का सेकंड पार्ट कहते हैं वो मैं आपको बता दूं। अभी तक आपने पीछे जहां भी मैकेनिक्स पढ़ा वहां पर क्या था? अगर आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाओगे देन देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन, यस और नो। अगर आप किसी बॉडी पर क्या लगाओगे? फोर्स लगाओगे, देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पर मुझे देखने के लिए मिलेगा कि मैं बॉडी पर फोर्स लगाऊंगा और वहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये पेन है मेरे पास और मैं इसके कवर को ऐसे खींच रहा हूं। क्या मैंने फोर्स लगा रखी है? क्या इसके अंदर एक्सेलरेशन हो रही है? बॉडी का शेप चेंज हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नबरी थोड़ा आ गया ना बेटा। देखो ये मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, क्या इसके अंदर एक्सेलरेशन आई है? इसकी क्या चेंज हुई है? शेप चेंज हो रही है, सर नो है ना। ये मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, क्या हो रही है? बॉडी की शेप चेंज हो रही है। मनवीर बच गया। बात समझ में नहीं आ रही है? तो आप यहां पर क्या देखोगे कि आप किसी बॉडी पर लगाओगे फोर्स तो उस बॉडी की क्या चेंज होगी? शेप। उस बॉडी पे क्या चेंज होगी? शेप। ये फोर्स बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब जो फोर्स मैंने किसी बॉडी पर लगाया और उससे अगर बॉडी की शेप चेंज हो गई तो उस अप्लाइड फोर्स को हम कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। खड़े रहोगे बात। उस अप्लाइड फोर्स को हम क्या कहेंगे? आगे आ जाओ। उस अप्लाइड फोर्स को हम क्या कहेंगे बोलो बेटा? डिफॉर्मिंग फोर्स। उस अप्लाइड फोर्स को हम क्या कहेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट अप्लाइड फोर्स द शेप ऑफ द बॉडी इज बीइंग चेंज्ड। दैट अप्लाइड फोर्स द शेप ऑफ द बॉडी इज बीइंग चेंज। तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे बोलो बेटा? अप्लाई डिफॉर्मिंग। सी लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे पास ये एक कोई भी सॉलिड रॉड है। ये क्या है बोलो बेटा? मेरे पास एक सॉलिड रॉड और उसपे मैंने इधर से 2 फोर्सेस लगा दिए। ठीक है, इसमें मैंने इधर से 2 फोर्सेस लगा दिए, उसपे मैंने इधर से 2 फोर्सेस लगा दिए और वो फोर्सेस लगाने की वजह से
जो बॉडी की शेप है वो कुछ ऐसे चेंज हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही होगी ना? मान लो मेरे पास एक रॉड हो, इलास्टिक रॉड हो, मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा, वो रॉड ऐसे क्या हो जाएगा, बेंड आउट हो जाएगा। ये जो मैंने फोर्स लगाई है, दिस फोर्स इज कॉल्ड माय डिफॉर्मिंग फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड माय डिफॉर्मिंग फोर्स। इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन नहीं आई है, इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से बॉडी की शेप जो है वो क्या हुई है, चेंज हो गई है। तो दिस फोर्स इज नोन एज माय डिफॉर्मिंग फोर्स। दिस फोर्स इज नोन एज माय डिफॉर्मिंग फोर्स। अच्छा एक बात देखो, अभी मैंने इसके कान पे फोर्स लगाई, इसके कान की शेप चेंज हुई, अपने कान की शेप भी चेंज हुई, छोड़ दिया, ऐसे ही कि वापस चला गया। क्यों? क्यों? ये पेन है, सोचो यार, ये इसका को खींच दिया, छोड़ दिया, ये वापस चला गया, छोड़ दिया, यही रह गया कि वापस चला गया। क्यों? इलास्टिक है मतलब। सर मैं क्लास के बाद करता हूँ, बस 2 मिनट लेट था इसलिए कॉल आ गया। हाँ जी बताओ बेटा, इसको मैंने खींचा, ये वापस अपनी पोजीशन पे क्यों आ गया? क्योंकि जब मैंने, अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, जब मैंने ये फोर्स लगाई, इसकी शेप चेंज हुई, इसके मॉलिक्यूल स्ट्रेच हुए, इसके मॉलिक्यूल स्ट्रेच होना नहीं चाहते, इसके मॉलिक्यूल्स वापस अपनी पोजीशन पर आना चाहते हैं, तो इसके मॉलिक्यूल्स वापस अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स सेटअप करेगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स कहां सेटअप हुआ होगा? विद इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड। रीस्टोरिंग फोर्स कहां सेटअप हुआ होगा, बोलो बेटा? विद इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड। अरे यार, मैंने अपना कान खींचा तो तुम्हारे कान में रीस्टोरिंग फोर्स थोड़ी सेटअप होगा, कहां सेटअप होगा? मेरे ही कान में होगा। इसको मैंने खींचा तो रीस्टोरिंग फोर्स किसमें होगा? इसमें होगा। रीस्टोरिंग फोर्स का कॉज क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स। व्हाट इज द कॉज ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स। अब ये पेन ऐसे रखा हुआ है, क्या इस पे रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो चुका है? ना। इसको ऐसे रख दिया, अब रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो गया? ना। इसको बस पकड़ा है, रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो गया? ना। रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने क्या लगाया? डिफॉर्मिंग फोर्स। यस और नो? यस और नो? और जब तक बॉडी अपनी शेप को वापस रीगेन कर सकता है, तब तक डिफॉर्मिंग फोर्स विल बी इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स। यस और नो? जितनी फोर्स है मैंने खींच रखा है, क्या मॉलिक्यूल ने इसको नहीं खींचा हुआ है? खींचा हुआ है। इसका इंतजार कर रहा है मेरे छोड़ने का। जैसे ही मैंने छोड़ा, इट रीगेन इट्स पोजीशन। यस और नो? तो एज सून एज आई लेफ्ट इट, इट रीगेन इट्स पोजीशन। जो मैंने फोर्स लगाई, दैट फोर्स वाज डिफॉर्मिंग फोर्स, और जिससे वो वापस अपनी पोजीशन पे चला गया, दैट इज द रीस्टोरिंग फोर्स। यस और नो? दैट इज द रीस्टोरिंग फोर्स। तो इसके अंदर 2 फोर्स सेटअप हो गए। एक फोर्स क्या कहलाया? डिफॉर्मिंग फोर्स। एक फोर्स क्या कहलाया? मैं सब लिखवाऊंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जब पेपर में लिखने की बारी आएगी तो सन्नाटा आता है उधर, और अभी जब कहता हूं सुन के समझ लो, तब लिखने में जान दे रहे हो। मैं सब लिखवा दूंगा, सब, एक एक शब्द, ठीक है? हाँ जी छोटू, सुन लो, पहले इधर डालो। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। नेक्स्ट, ये जो टेंडेंसी है सॉलिड की, ये टेंडेंसी किस वजह से? आज तक कभी ऐसा हुआ कि बता दिया और नहीं लिखवाया? आज तक नहीं हुआ तो आज कैसे हो जाएगा? तो क्यों जानते रहो लिखने के लिए? लिखा दूंगा, समझो पहले। इसको समझने के लिए क्या कहा गया? हाँ जी बोल लो। हमेशा इक्वल होंगे जब तक कि मैं इसको ऐसा ना करूं। अब इक्वल नहीं होगा। मेरे समझ नहीं आ रही है? इसको क्या कहते हैं? परमानेंटली डिफॉर्म। बहुत लोग तुमने बच्चों के पेन देखे होंगे, उनका पेन हमेशा ऐसा रहता है। देखा ही नहीं देखा है? कई लोग ऐसा भी रहता है, देखा कि नहीं? जब नहीं लड़कों का रहता है, लड़कियों का ऐसा नहीं रहता होता है ना, ये अनहाइजीनिक होते हैं, ऐसा ही रहता है उन्हें। हाथ में चबाया। मैंने मेरी क्लास में लड़की, दूसरे लड़के पेन मांगते थे कि पेन दे दो, वो पेन देते कि वापस मत देना, वापस मत देना बस। अब ये डिफॉर्मिंग फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन है कि कब तक बराबर रहेगा? जब तक वो अपनी पोजीशन को रिगेन कर सकता है, तब तक हमेशा ही डिफॉर्मिंग फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगा। बोलो यस सर? लेकिन एक बार तुमने इसकी पोजीशन कुछ ऐसे कर दी कि वो वापस अपनी पोजीशन को रिगेन नहीं कर सकता,
तो डिफॉर्मिंग फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर। इस चीज को हम यहां कहते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट। क्या कहते हैं उसको, बोलो बेटा हम, विद इन द इलास्टिक लिमिट। मैं कान खींच रहा हूं, वापस आ रहा है, कान निकाल ही दो, वापस आएगा? नहीं आएगा ना यार। तो जब तक खींच के वापस आ रहा है, इट इज विद इन द इलास्टिक लिमिट। ये करते ना कभी कभी एक्सरसाइज में, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अब यहां तक खींचा है तो उंगली आ जाएगी वापस, है ना। और कभी नहीं पढ़ाई की और चोर बन गए और पुलिस के पास गए, उन्होंने इसको पकड़ के इधर से इधर मिला दिया, आउटसाइड द इलास्टिक लिमिट। डिफॉर्मिंग फोर्स इज नॉट इक्वल टू रिस्टोरिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अभी जो मैंने फोर्स लगाई है, दिस इज डिफॉर्मिंग फोर्स। देखो उंगली के अंदर में तुमको फोर्स फील हो रही होगी, करके देख लो, तुमको रिस्टोरिंग फोर्स फील होगी, है ना। दिस इज योर रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों आपस में बराबर है ना। मिला दो पीछे, आउटसाइड द इलास्टिक लिमिट। तो ये कब तक होगा? व्हेन इट इज विद इन द इलास्टिक लिमिट। अच्छा, और थोड़ी सी बात सुनो, फिर लिखने का काम शुरू करेंगे। एक मॉडल माना गया, माइक्रोस्कोपिक मॉडल। कैसा मॉडल? माइक्रोस्कोपिक मॉडल। माइक्रोस्कोपिक मॉडल में क्या माना गया कि जितने भी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब एक दूसरे के साथ स्प्रिंग के थ्रू अटैच्ड होंगे। कैसे अटैच होंगे बोलो बेटा? स्प्रिंग के थ्रू। ऐसा है नहीं, ऐसा मान दिया गया। क्यों? अगर आप किसी स्प्रिंग को खींचो तो वापस अपनी पोजीशन पर जाता है, हाँ या ना। अगर आप किसी स्प्रिंग को दबाओ तो भी वो वापस अपनी पोजीशन पर जाता है, यस और नो। सिमिलरली किसी सॉलिड को आप खींच रहे हो तो सॉलिड वापस अपनी पोजीशन गेन कर रहा है, बोलो यस और नो। सॉलिड को आप कंप्रेस कर रहे हो तो सॉलिड वापस अपनी पोजीशन गेन कर रहा है, यस और नो। सो दिस प्रॉपर्टी, दिस टेंडेंसी ऑफ सॉलिड इज ड्यू टू द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर मान लो कोई एक सॉलिड के मैं मॉलिक्यूल्स को ले लूं, किसको ले लूं बोलो बेटा? सॉलिड के मैं मॉलिक्यूल्स को ले लूं। जैसे ये एक सॉलिड का मॉलिक्यूल है, ये सॉलिड का दूसरा मॉलिक्यूल है, ये सॉलिड का तीसरा मॉलिक्यूल है, ये सॉलिड का कोई चौथा मॉलिक्यूल है। मैं हट जाता हूं तो मैं दिखेगा। ये सॉलिड का कोई पांचवा मॉलिक्यूल है, ये सिक्स्थ, आपको काउंटिंग आती होगी, ये सेवेंथ, एंड इट इज एट्थ। क्या बात है, देखो। और ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, इट इज बीइंग अज्यूम्ड दैट दे आर कनेक्टेड थ्रू स्प्रिंग। क्या ये एक्चुअली में भी ऐसा है? इज इट इन प्रैक्टिस? नो। बट ऐसा हम क्यों मानते हैं? जस्ट फॉर द एनालॉजी, जस्ट फॉर द सिमिलैरिटी। इससे हमने एक सिमिलैरिटी ड्रॉ की कि अगर कोई स्प्रिंग का ऐसा एक बना हुआ मॉडल होगा और इसको अगर मैं स्ट्रेच करूंगा तो ये वापस अपनी पोजीशन गेन कर लेगा, बोलो हाँ यार ना। सिमिलरली अगर आपको ऐसा कोई, जितने ब्लैक डॉट्स हैं दे आर द सॉलिड मॉलिक्यूल्स। ऑल ब्लैक डॉट्स आर माय सॉलिड मॉलिक्यूल्स। आप किसी एक ब्लैक डॉट को खींचोगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। अरे बोलो यार, आप अगर किसी भी ब्लैक डॉट को खींचोगे तो वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, यस और नो। तो सिमिलरली ड्यू टू दिस मॉडल आप किसी को खींचोगे तो वापस आ जाएगा। तो उन्होंने बोला कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में ऐसे ही स्प्रिंग्स के थ्रू अटैच्ड होंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो पहले यहां तक लिख ले। लिखो सबसे पहले, लिखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इलास्टिक जो मैं बोलूंगा वही लिखना, और छोटी पहले से मत लिखा करना, जब मैं लिखवाऊंगा तभी लिखना, ठीक है? लिखो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। हाँ जी बेटा, शुरू से लिखा रहा हूं, अभी तक मैंने लिखवाया कब था? हाँ जी। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड प्लेज अ वाइटल रोल। Elastic behavior of solid plays a vital role in engineering, plays a vital role in engineering, design and construction. In engineering, design and construction, it plays a वाइटल रोल इन इंजीनियरिंग, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे सुनना मेरी बात, अब जो मैंने सबसे पहली बात लिखाई है इसको भी आपको रिलेट करता हूं कि वो हम फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं।
ये छत देख रहे हो, छत देख रहे हो, देखो छत, क्या इस छत पे कोई बीच में एक पिलर है? नहीं है ना। मान लो मैं बोलूं कि एक ऐसी छत बनाओ जो पूरी डुगरी को कवर कर ले और बीच में कोई पिलर नहीं हो, पॉसिबल है ना? नहीं होगा ना। क्यों नहीं पॉसिबल है? बीच से गिर जाएगा। गिर जाने को क्या कहते हैं? दिस इज ड्यू टू द सॉलिड अपने इलास्टिक बिहेवियर को मेंटेन नहीं करता। आपने फ्लाईओवर्स बनते देखे लुधियाना में, जहां मर्जी चले जाओ आपको दिख जाएगा, हर तरफ फ्लाईओवर बन रहा है, डेवलपिंग इंडिया है। बस समझ आ रही है? आपने देखा होगा फ्लाईओवर के किसी भी दो के बीच में एक क्या दिया होता है? पिलर। अच्छा, ये क्या मतलब जो ठेकेदार होता है उसकी इच्छा होती है कि चल भाई एक पिलर यहां लगा दे, दूसरा चल इधर कोने में लगा दे? क्या ऐसा होता होगा? नहीं। इस चीज को मैथमेटिकली एस्टिमेट किया जाता है कि एक पिलर यहां लगेगा तो दूसरा यहां लगेगा। क्यों? दो पिलर के बीच में मानो ऐसा होता तो फिर जितने यहाँ पे चोर ठेकेदार है, एक पिलर शुरू में डालता, दूसरा बिल्कुल आखिर में डालता। नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन ऐसा डालेगा तो क्या होगा? खड़ा ही नहीं होगा, जैसे रखोगे गिर जाएगा। ये समझ में आती बात? हम पढ़ेंगे इस बात को भी। दिस बिहेवियर इज ऑल्सो इलास्टिक बिहेवियर, दिस बिहेवियर इज ऑल्सो इलास्टिक बिहेवियर। आपने सुना हो कई हैंगिंग पुल्स भी बने हुए, जैसे आपने सुना होगा मुंबई में एक सी वर्ली लिंक है, मुंबई वर्ली लिंक है, वो पूरा हैंगिंग ब्रिज है। सी के ऊपर ऐसे जाओगे पूरा हैंगिंग है, कोई भी पिलर सी में है ही नहीं, सब पिलर ऊपर देके उसको हैंग करके रखा होगा। ये इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है, दिस इज इलास्टिसिटी। जब हम कोई बिल्डिंग बहुत ऊंची बनाते हैं, कि गिरने के चांसेस होते हैं ना, क्या मेंटेन करते हैं उसके? इलास्टिसिटी, है ना। जैसे बुर्ज खलीफा बनाया, तुम कोई और खलीफा बना लो, है ना। भाई ये बड़ा खुश है खलीफा नाम से, है ना। बात समझ आ रही है? तो ये एक और कोई बना ले, तो उस कंडीशन पे उसकी क्या मेंटेन करनी जरूरी है? इलास्टिसिटी। क्या मेंटेन करनी जरूरी है? राजवीर रुक नहीं रहा है, बस करो राजवीर, बस। तो उसकी क्या इंपॉर्टेंट है? इलास्टिसिटी। उसकी क्या इंपॉर्टेंट है? इलास्टिसिटी। अगर वो इलास्टिसिटी नहीं रहेगी तो बिल्डिंग क्या होगी? गिर जाएगी। जब अपने घर में बना, तुमने घर में देखा होगा बीम दिया जाता है, ये पिलर है, ये क्या है? साइड से निकला हुआ, ये पिलर है। और कई तुमने देखा होगा बनाते हुए ऐसे बीच में भी दिए जाते हैं बीम। दिस इज ऑल्सो फॉर द इलास्टिसिटी। तो सॉलिड की इलास्टिसिटी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंजीनियरिंग डिजाइन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, सॉलिड। हाँ जी बेटा, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड लिखो। उसमें पहला डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग, द फोर्स अप्लाइड, the force applied to change the force applied to change the shape of body, the force applied to change the shape of body is known as deforming force, is known as deforming force. The force applied to change the shape of body is known as deforming force. Next लिखो restoring force. Next लिखो restoring force. The force set up within the molecules of body, the force set up within the molecules of body, within the molecules of body is known as restoring force, is known as restoring force. नेक्स्ट ये लिख लो माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर, बस इसको बना लो। माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर का कैसा व्यू है? बोलो बेटा, ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू। फटाफट नोट डाउन करो, तेजी से थोड़ा काम करोगे बेटा, काफी कुछ हमने आज कंप्लीट करना है, थोड़ा काम तेज रखो।
is called spring ball system. हाँ जी, कर सकते हैं बेटा, क्यों नहीं कर सकते। आप इधर का एक साइड पकड़ लो और खींच लो, ये फॉर्म शेप चेंज हो जाएगी। डन बेटा। नेक्स्ट लिखो इलास्टिसिटी। अब फटाफट बेसिक डेफिनेशंस लिखते चलो। इलास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, elasticity, the property of a material body, the property of a material body by virtue of which it regain its original shape and size, it regain its original shape and size when external deforming force is being removed. When original deforming force is being removed. फिर से बोल। The property of a material body by virtue of which it regain its original shape and size when external deforming force is being removed. When external deforming force is being removed. क्या इसका मतलब? अगर मैं किसी बॉडी को हम खींच ले, फिर छोड़ दे, एक्सटर्नल फोर्स हट गया, बॉडी अपने साइज और शेप को क्या कर रहा है? रिगेन। ये जो बॉडी के अपने साइज एंड शेप को रिगेन करने की प्रोसेस है, दिस इज नोन एज इलास्टिसिटी। नेक्स्ट लिखो प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी, PLASTICITY, the property of the material body by virtue of which it does not regain its original configuration. It does not regain its original configuration when the external force is being removed. When the external force is being removed. When the external force is being removed. ठीक है, देखो अगर जैसे ये इलास्टिक बॉडी है क्या प्लास्टिक बॉडी है? प्लास्टिक बॉडी। अब इसने अपनी शेप को कभी भी गेन नहीं करना, बात समझ में आ रही है? तो इलास्टिसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जब आप बॉडी से एक्सटर्नल फोर्स हटाते हो तो बॉडी अपने शेप एंड साइज को रिगेन करता है। ठीक है, और प्लास्टिक प्रॉपर्टी क्या है बोलो बेटा? जब आप एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे तो भी बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। perfectly elastic body, a body which regain its original configuration, a body
which regain its original configuration immediately and completely after the removal of deforming force is called perfectly elastic body. Example, quartz particle और phosphorus bronze. कौन सा पार्टिकल बोलो बेटा? क्वार्ट्ज पार्टिकल और फॉस्फोरस ब्रॉन्ज. पहले मेरी बात सुनना, मैंने आपको क्या बोला? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. क्या बोला मैंने बेटा आपको? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. हम किस बॉडी को परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहेंगे? जिस बॉडी पर हमने फोर्स लगाई, जैसे ही हमने फोर्स हटाई, बॉडी ने अपनी शेप को कंप्लीटली रिगेन किया और विद इन नो टाइम रिगेन. बॉडी ने अपनी शेप को कितना रिगेन किया? कंप्लीटली रिगेन किया एंड विद इन द नो टाइम रिगेन किया. इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. और ये बेसिकली दो बॉडीज दिखाता है, क्वार्ट्ज और फॉस्फोरस ब्रॉन्ज. कौन दिखाता है ये? क्वार्ट्ज और फॉस्फोरस ब्रॉन्ज. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना, कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो परफेक्टली इलास्टिक है. कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो परफेक्टली इलास्टिक है. दे आर वेरी क्लोज टू इलास्टिसिटी. दीज बॉडीज आर वेरी क्लोज टू इलास्टिसिटी. नेक्स्ट लिखो, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी. नेक्स्ट लिखो, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी. A body which does not regain its original configuration. A body which does not regain its original configuration at all on the removal of the deforming force. Body which does not regain its original configuration at all on the removal of deforming force. इसका मतलब क्या है? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का मतलब क्या होगा? बिल्कुल भी अपनी शेप को वो रिगेन नहीं करेगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. एग्जाम्पल लिखो. फॉर एग्जाम्पल, पुट्टी, बर्ड, पैराफिन वैक्स. मड नहीं पढ़ोगे तो इधर ही मिलोगे. मड नहीं पता? पुट्टी नहीं पता? बिरला व्हाइट पुट्टी है ना. और देखो थोड़ा सा करो टूट जाता होता है. मड तो कोई शेप ही नहीं लेता होता. वैक्स भी ऐसा ही है. ये भी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी नहीं है. दे आर वेरी क्लोज टू प्लास्टिक. बोलो इतनी बात क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो. आज का अब यहां से टॉपिक का मैथमेटिकल पार्ट शुरू हो जाएगा. लिखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेस. क्या लिखो? स्ट्रेस. बहुत ध्यान से सुनना और पूरे ध्यान से बातों को समझना. Our next topic is sorry. Next point is our stress. छोटी नींद आ रही है क्या? नेक्स्ट पार्ट इज आर स्ट्रेस. सुनना ध्यान से.
मान लो मैंने एक बॉडी ली, बंद करना है क्या? उधर से चलेगा। मैंने एक बॉडी ली, ध्यान से देखना, और उस बॉडी पर वो खराब हो, इस बॉडी पर अब कॉन्सेंट्रेट करो, इस बॉडी पर मैंने एक फोर्स लगाई, इस बॉडी पर मैंने क्या की, एक फोर्स लगाई, इस बॉडी की शेप वही है कि चेंज हो गई? चेंज हो गई। तो मैंने इस बॉडी पर कौन सी फोर्स लगाई? डिफॉर्मिंग। इस बॉडी के मॉलिक्यूल्स के अंदर में कौन सी फोर्स सेटअप हुई? रीस्टोरिंग। द रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप within the molecules of body per unit area is known as stress. क्या होगा स्ट्रेस? The restoring force set up per unit area. फोर्स, सिंपल बात क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये क्या है? सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन ये फोर्स पर यूनिट एरिया कब सेटअप होगा? जब बॉडी पर हम क्या लगाएंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। लिखो स्ट्रेस की डेफिनेशन। When a deforming force is applied, लिखो, when a deforming force is applied, when a deforming force is applied, it changes the configuration of the body. It changes the configuration of the body. As a result, an internal restoring force, as a result, an internal restoring force will start acting and tend to bring the body to its original configuration. To bring the body to its original configuration. Acting and tend to bring the body to its initial configuration. Bring the body to its initial configuration. This force per unit area, this force per unit area is called stress. तो क्या लिखोगे स्ट्रेस को मैथमेटिकली बेटा? वैसे कौन सी फोर्स की वजह से स्ट्रेस हो रहा है? बोलो बेटा, रीस्टोरिंग अपॉन एरिया। बोलो, बात समझ में आ रही है ना? स्ट्रेस का रीजन कौन है? डिफॉर्मिंग फोर्स की रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। लेकिन अगर बॉडी की शेप परमानेंटली चेंज नहीं हुई है तो डिफॉर्मिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स आपस में बराबर होगा। नीचे लिखो, लिखने के बाद, if there is no permanent deformation, if there is no permanent deformation, if there is no permanent deformation, then restoring force is equal to external deforming force. तो वहां क्या लिख सकते हैं? बोलो बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स। बोलो, बात समझ में आ रही है? रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर है? बोलो बेटा, डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर हो जाएगी। तो किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको बोल देगा कि बॉडी का विद इन द इलास्टिक लिमिट है, मतलब बॉडी की शेप परमानेंटली चेंज नहीं हुई है, तो चाहे आपको डिफॉर्मिंग फोर्स दे दे चाहे रिस्टोरिंग फोर्स दे दे, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो आप सिंपली स्ट्रेस को उस कंडीशन में क्या लिख सकते हो? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सिंपल सीधे फोर्स अपॉन एरिया, बात खत्म है यार। बोलो यस और नो, बोलो यार। ऐसा यूनिट क्या बनेगी? बोलो इसका, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। एक बात बताओ यार,
प्रेशर क्या होता था? फोर्स अपॉन एरिया। तो जब मेरे पास पहले से प्रेशर जैसा टर्म डिफाइन था, तो मुझे फिर से स्ट्रेस जैसे टर्म को रीडिफाइन करने की क्या जरूरत थी? वहां भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगती है यार। जब भी तुम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो तो डिफॉर्मिंग करना चाहते हो तुम। कोई प्रेशर का एग्जांपल लेके मुझे कोई एग्जांपल लेके बताओ, क्या स्ट्रेस और प्रेशर सेम चीज है? अगर सेम चीज है तो फिर स्ट्रेस को क्यों डिफाइन किया गया? और अगर वो दोनों अलग चीज है तो वो दोनों कैसे अलग चीज है? एक्सप्लेन मी विथ हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। बिल्कुल नहीं, मैक्रो में भी स्ट्रेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बहुत बड़ी सी बॉडी प्रेशर में भी हो जाएगा। तो किसी बॉडी पर ऐसे प्रेशर लगाओ, छोड़ो, वापस आ जाएगा। आपने नाक पे शर्मा जी से प्रेशर लगाइए, छोड़ दीजिए, आ गया। हाँ जी, एनीवन एल्स? कोई तो दिमाग लगाओ। स्ट्रेस और प्रेशर सेम चीज है कि अलग अलग चीज है? अगर सेम है तो कैसे? अगर अलग है तो कैसे? हाँ जी, प्रेशर। हाँ, तो यहां भी डिफॉर्मिंग फोर्स तो एक्सटर्नली होता है, और क्या होता है? चलो, हाँ जी, एनीवन एल्स? राणा साहब? अच्छा, अगर सिमिलैरिटी है, फिर एक क्वेश्चन फिर मन में आता है कि फिर नया टर्म डिफाइन क्यों किया यार? तो उस टाइम पे काम चल रहा था। हाँ, एक मिनट, इसको खत्म कर। मेरी बात सुनो बहुत। हाँ, तुम भी बोल लो यार। हाँ जी, हाँ आएगी बिल्कुल आएगी यार। प्रेशर में भी वापस आते हैं। यहाँ प्रेशर लग रहा होता है, हटाओ, बॉडी वापस आती है। तो एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल। कहाँ वापस नहीं आएगी? गिव मी सम एग्जाम्पल। उदाहरण की मदद से हमें समझाएं। चलो, बिना टाइम वेस्ट किए हुए बात को समझते हैं। इन जनरल, ध्यान देना, टोटो ध्यान दो। इन जनरल स्ट्रेस और प्रेशर दोनों सेम चीज होती है। इन जनरल स्ट्रेस और प्रेशर दोनों कैसी चीज है? सेम चीज है। इन जनरल स्ट्रेस और प्रेशर दोनों कैसी चीज है? बोलो बेटा, सेम चीज। तो फिर यार अगर सेम है तो फिर डिफरेंशिएट क्यों किया गया? तो ये याद रखना कि स्ट्रेस और प्रेशर तभी सेम होगा जब बॉडी पर लगने वाला फोर्स परपेंडिकुलर होगा। प्रेशर तभी लगता है व्हेन फोर्स एक्टिंग इज परपेंडिकुलर। ये प्रेशर की बेसिक डेफिनेशन है। प्रेशर इज नॉट फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। पर स्ट्रेस इज एनी फोर्स अपॉन एरिया। वो फोर्स किसी भी एंगल पे लग सकता है। मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूं। अगर मान लो ये कोई एक बॉडी है, एक रॉड है, ये एक पेन, ही मान लो इस पेन को मैं ऐसे करके दबा रहा हूं दोनों साइड से, यहां स्ट्रेस और प्रेशर बराबर है क्योंकि बोथ द फोर्स आर परपेंडिकुलर इन नेचर। अगर मैं इसको ऐसे करके खींच रहा हूं, स्ट्रेस और प्रेशर बराबर है क्योंकि बोथ आर परपेंडिकुलर इन नेचर। कपड़ा कभी धोया है? कभी तो धोया होगा। निचोड़ा है? जब तुम उसको निचोड़ते हो तब जो फोर्स लगा रही है, इट इज नॉट परपेंडिकुलर, इट इज यहां पे कभी प्रेशर नहीं होगा, क्या लगेगा? स्ट्रेस। जैसे पर हाथ देना, अगर मैं इसके हाथ को खींच रहा हूं तो यहां स्ट्रेस और प्रेशर बराबर है। लेकिन अगर मैं पार्थ की बहियां मरोड़ रहा हूं तो यहां पे केवल क्या लग रहा है? स्ट्रेस। देयर इज नो प्रेशर। दिस फोर्स इज ट्विस्टिंग। दिस इज द ट्विस्टिंग। ड्यूरिंग ट्विस्टिंग देयर विल बी नो प्रेशर, देयर विल बी ओनली स्ट्रेस। जनरल मिसकंसेप्शन है, बहुत क्लियर नहीं। ठीक है, कभी क्लास में मन नहीं लगे तो टीचर को भी बिजी कर लेना, क्योंकि ये भी फोर्स अपॉन एरिया है, वो भी फोर्स अपॉन एरिया। तो जैसे मान लो कोई एक आप क्या करो, किसी रॉड को ले लो, या आप कैसे दो वायर्स को ले लो, दो वायर्स को ऐसे ऐसे कर रहे होते हो ना कई बारी, है ना, वायर्स को ऐसे इकट्ठा कर रहे होते हैं, वो सब जगह पे क्या लगा रहे हो आप? स्ट्रेस। देयर इज नो प्रेशर। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको खींच रहे हो देन स्ट्रेस एंड प्रेशर आर इक्वल।
आप उसको प्रेस कर रहे हो, स्ट्रेस एंड प्रेशर इक्वल। क्या मेरी बात क्लियर है? सबको बात समझ में आ गई? लिख लो, लिख लो। The basic difference between stress and pressure is the basic difference between stress and pressure is stress and pressure is pressure will be only for perpendicular forces. Pressure is only for perpendicular forces. Only for perpendicular forces. But stress is but the stress is for perpendicular forces as well as force acting at certain angle. That is the tangential force. Force acting at certain angle or tangential force. Force acting at certain angle or tangential force. Tangential force. क्या ध्यान देना, अगर आपको कभी भी एवरेज स्ट्रेस निकालना हो तो एवरेज स्ट्रेस क्या हो जाएगा बोलो बेटा? डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए। एवरेज स्ट्रेस क्या हो जाएगा बोलो बेटा मेरे पास? डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए। और अगर आपको कभी भी इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस निकालना हो तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, सॉरी डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए, दिस इज डी एफ बाय डी ए। फटाफट नोट डाउन कर लो। हाँ, ये ऐसे लिखा जाता है बेटा, अगर आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स या शुरू में काइनेमेटिक्स, तो एवरेज को इंस्टेंटेनियस कैसे बनाते हैं? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब हम किसकी बात कर रहे हैं बोलो बेटा? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की, कि स्ट्रेस बेसिकली कितने टाइप्स का हो। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। पहला स्ट्रेस होगा बोलो बेटा नॉर्मल स्ट्रेस। पहला क्या होगा बोलो बेटा? नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस जो है लिख लो पहले, when the force acting on the body is perpendicular, when the force acting on the body is perpendicular, on the body is perpendicular, or the restoring force developed, or the restoring force developed, है ना? जब परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे तो रिस्टोरिंग फोर्स भी कैसा डेवलप करेगा बोलो बेटा? तो द रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, is perpendicular to the cross section area, is perpendicular to the cross section area. This is called normal stress or longitudinal stress.
दिस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये दो तरीके का होता है, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस और एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। एक क्या होता है बोलो बेटा, टेंसाइल स्ट्रेस, और एक कैसा होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। बताओ एग्जांपल के लिए समझाता हूं। मान लो ये कोई रॉड है और इस रॉड पे तुम इधर फोर्स लगा रहे हो और इधर फोर्स लगा रहे हो। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। सिमिलरली ये कोई बॉडी है और उस पर तुम फोर्स ऐसे लगा रहे हो। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कब लगता है बोलो बेटा टेंसाइल स्ट्रेस, जब आप बॉडी को इलोंगेट करने की टेंडेंसी से लगा रहे हो। कहां जाना छोटी, ध्यान दो। अगर आप बॉडी को क्या करने की टेंडेंसी से लगा रहे हो, इलोंगेट करने की टेंडेंसी से लगा रहे हो, देन इट इज अ टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर आप बॉडी को कंप्रेस करने की टेंडेंसी से लगा रहे हो, देन इट इज अ कंप्रेसिव स्ट्रेस। फटाफट नोट डाउन कर लो, डायग्राम बनाओ। डेफिनेशन ही है बेटा। बात नहीं करो, चैप्टर पढ़ा रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट होकर सोचो बातों को, फिर वही टेस्ट में 1 नंबर और 1.5 नंबर लेकर आओगे फिर। एग्जाम्पल देखो, यहां ध्यान से दो, मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। अब पहला एग्जाम्पल देखो, कोई एक रॉड है, इस रॉड, इसके 2 हिस्से डिवाइडेड है। यहां से यहां तक का हिस्सा ए हिस्सा है और यहां से यहां तक का हिस्सा बी हिस्सा है। सिमिलरली ये हिस्सा भी ए हिस्सा है और ये हिस्सा कौन सा है, बी हिस्सा है। उसको एक को मैं दोनों साइड से फोर्स लगा रहा हूं और एक को मैं दोनों साइड के फोर्स से क्या कर रहा हूं, खींच रहा हूं। तो जब ये दोनों अलग अलग हो जाएगा तो फोर्स कितनी लगेगी, यहां ध्यान से देखना। अगर इसी में ये अलग अलग हो गया, ये ए हिस्सा अलग हो गया और ये बी हिस्सा अलग हो गया, तो मैं आपको बता रहा हूं इसके हर एक दोनों जगह पर फोर्स सेम लग रही होगी। ये स्ट्रेस का कंसेप्ट समझना। जब आप किसी बॉडी को खींच रहे होते हो तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स आपस में खींच रहे होते हैं, इसलिए हर जगह पर फोर्स कितनी लग रही होगी, इतनी ही लग रही होगी। सिमिलरली इसको 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे। किसका फोन है, सिमरन किसका फोन है, क्या कह रहा है, ये दोस्त वाला भाई कि अपना वाला भाई, यहाँ अच्छा सगा भाई, उसका तो फिर घर जाके भी फोन उठा लेते हैं, दिन भर तो घर में मिलते ही होगे उससे, इग्नोर करो। छोटा है कि बड़ा है, बड़ा। छोटा होता तो फिर बिल्कुल फोन नहीं उठाते, पता है क्यों, क्योंकि तुम्हारे क्लास में फोन उठाते तुमको देखे वही फोन उठाते, और अब बड़ा है तो क्या बोलो, बात समझ आ रही नहीं आ रही। तो देखो बात समझो, यहां पे ये ए और बी है, अगर इसके मैंने 2 हिस्से कर दिए, अगर मैं खींच रहा हूं तो इसके हर एक सेक्शन पे कितनी फोर्स लग रही होगी, एफ फोर्स लग रही होगी। सिमिलरली इसको अगर मैं प्रेस कर रहा हूं तो इसके हर एक सेक्शन पे कितनी फोर्स लग रही होगी, एफ फोर्स लग रही होगी। फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट ट्राई कर सकते हैं। ये नॉर्मल स्ट्रेस के 2 टाइप थे, है ना। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस पे चलता हूं मैं। नेक्स्ट लिखो बोलो बेटा,
shearing stress और tangential stress. shearing stress और टेंजेंशियल स्ट्रेस. तुम्हारी नोटबुक कहाँ है? क्यों? घर जाके इसको नोट्स कंप्लीट करके क्लास में लेकर आओ. टेंजेंशियल, टेंजेंशियल. अच्छा मैंने टेंसाइल गलती से लिख दी, सॉरी बेटा, गलती से टेंसाइल लिख दी. इट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस. बोल रहा हूं बार बार टेंजेंशियल, गलती से हो गए. shearing स्ट्रेस और अब मैं आपको बताता हूं. देखो बेटा, यही है जो ऊपर वाला स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस, वहां स्ट्रेस और प्रेशर दोनों क्या होगा? सेम हो जाएगा. लेकिन जो नीचे वाला स्ट्रेस है वहां पे स्ट्रेस और प्रेशर सेम नहीं रहेगा. तो ये कौन सा स्ट्रेस है मेरे पास? टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस. ये कौन सा स्ट्रेस है बोलो बेटा मेरे पास? टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस. यहां पर क्या होगा? मैंने आपको एग्जांपल्स दिए. जब आप किसी भी बॉडी को मरोड़ रहे हो, ट्विस्ट कर रहे हो, उस समय जो उस बॉडी पे स्ट्रेस लग रहा होगा, दैट स्ट्रेस इज योर टेंजेंशियल स्ट्रेस. देखो टेंजेंशियल स्ट्रेस में when a deforming force acting tangentially to the surface of body produces a change in the shape of body, without any change in volume. Shape of body without any change in volume. The stress setup is known as tangential stress. The stress setup is known as tangential stress. देखो ये एक सिलेंडर है, इस पर मैंने इस तरह से फोर्स लगाई है, तो ये देखो ये कुछ इधर से इस तरह से क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा. दिस इज द फोर्स अप्लाइड. लोड डाउन करो फटाफट. अब ध्यान देना, अगर मैं किसी बॉडी पर फोर्स, यहीं से देखो मैं एक एग्जांपल से दोनों एग्जांपल को यहां पे समझा देता हूं. क्या आपको शेयरिंग और टेंजेंशियल समझ में आ गया बेटा? यहां ध्यान देना, एक और एग्जांपल समझाता हूं, देखना ध्यान से. यहां ये जैसे बुक है, दिख रहा है? इस बुक पे मैं ऊपर से फोर्स लगाऊं, ध्यान से देखना. इसका ये देखो, ये पोर्शन बराबर है, ये बेस फिक्स है, दिख रहा है?
जैसे ही मैं इस पर ऊपर से दबा रहा हूं, नाउ दिस, लेकिन जैसे ही मैं इस पर ऐसे फोर्स, टेंजेंशियल, है ना? तो कभी अपने मुंह को शिफ्ट कर लेते हो ना, टेंजेंशियल। देखो आपने ऐसे फोर्स लगाई, दिस इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही आप इसके ऊपर कुछ इस तरीके से फोर्स लगा रहे होगे, नाउ दिस फोर्स इज माय टेंजेंशियल स्ट्रेस। आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं जहां पे आपको दोनों ही स्ट्रेस देखने के लिए मिलेगा। बहुत ध्यान से देखना जरा। मान लो ये एक सिलिंड्रिकल बॉडी है और इस बॉडी पर कुछ इस तरीके से एफ फोर्स लग रही है, तो इस एफ फोर्स का इधर क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट, और इधर क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंपोनेंट। यस और नो? ये एफ के कंपोनेंट ब्रेक किए, बोलो बेटा यस और नो? तो यहीं पर अगर आप, और इसका एरिया मान लो ए है, बात नहीं करो, अगर आप एफ एन अपॉन ए लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये बोलो बेटा, नॉर्मल। एक ही एग्जांपल से दोनों समझा दे रहा हूं। तो आपको क्या मिलेगा, बोलो बेटा, नॉर्मल स्ट्रेस। और सिमिलरली अगर आप क्या लिखोगे, एफ टी अपॉन ए, तो आपको क्या मिलेगा, बोलो बेटा, टेंजेंशियल। फटाफट नोट डाउन कर लो। इसी एग्जांपल से दोनों दिख गया, मैंने एफ के दोनों कंपोनेंट्स ब्रेक कर दिए। बिल्कुल बेटा, अगर बाहर की तरफ लग रहा है तो टेंसाइल, अंदर की तरफ लग रहा है तो कंप्रेसिव। नॉर्मल इज नॉर्मल। संयम, तुमको लास्ट वार्निंग दी है मैंने, जिस बार तुम नहीं सुधरे हो मैंने पापा से बात कर ली। जो अगले टेस्ट तक तुम्हारे मार्क्स प्रॉपरली इंप्रूव नहीं हुए हैं तो फिर वो ठीक नहीं होगा। डन बेटा, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक लिखो, स्ट्रेन। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखो, बोलो बेटा, स्ट्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी बॉडी पर स्ट्रेस लगा रहे हो, कॉन्सेंट्रेट करो बेटा, अगर आप किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगा रहे हो तो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, बोलो बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, बोलो बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। तो दूसरी चीज है वो क्या है उस बॉडी पर, स्ट्रेन, है ना? स्ट्रेन का मतलब क्या होता है समझाता हूं, एक बार समझ जाओगे तो आपको पूरा ही टॉपिक बहुत ही आसान लगने लगेगा। ध्यान से देखना। अभी इसी दोबारा मैं इस पेन का एग्जांपल लेता हूं और मैं आखिरी बातों को समझा रहा हूं, या किसी और एग्जांपल। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां से एक रॉड या एक स्ट्रिंग लगा, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग लगा, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग मतलब जिसकी लेंथ बढ़ सकती, ठीक है? उस स्ट्रिंग से पहले हैंग करो राजवीर को। राजवीर जो हंस रहे थे थोड़ी देर पहले काफी ज्यादा। जो वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है सेम रहेगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। फिर राजवीर को हटा दो और मुझे हैंग कर दो। पहले से अब लेंथ ज्यादा बढ़ेगी कम बढ़ेगी? चलो आज सच्चाई मान ही लेते, नहीं मान लेते हैं सच्चाई, ज्यादा बढ़ेगी, खुश रहो। तो अब लेंथ कितनी बढ़ेगी? ज्यादा बढ़ेगी। पहले से लेंथ क्या होगी? ज्यादा बढ़ेगी। क्यों हुआ? बड़ा हूं? अरे यार बड़े से क्या फर्क पड़ता है, भारी हूं उससे। यस और नो? भारी हूं उससे। अच्छा ये भारी को हम फिजिक्स में क्या बोलेंगे? फोर्स। भारी को क्या बोलेंगे? फोर्स, वेट फोर्स। फोर्स ज्यादा लगी तो लेंथ ज्यादा बढ़ी।
तो उस स्ट्रिंग के क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो फोर्स लग रही थी, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया वाज स्ट्रेस, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया वाज स्ट्रेस। अगर फोर्स बढ़ा दी तो स्ट्रेस तो बढ़ेगी, लेकिन फोर्स बढ़ाने से बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन भी ज्यादा चेंज होगी। अगर आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाओगे तो उस बॉडी की क्या चेंज होगी? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब उसकी शेप एंड साइज। अगर किसी बॉडी की जो चेंज हो रही है शेप और साइज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल शेप, इसी की रेशियो को हम कहते हैं स्ट्रेन। मतलब एक एग्जांपल फिर से लेते हैं। इस रॉड की पहली लेंथ L थी, जब राजवीर को इससे टांगा गया उसकी लेंथ हो गई L डैश। तो कितनी चेंज इन लेंथ हुई? L डैश माइनस L, L डैश चेंज इन लेंथ। बाप रे, इतने महान बैठे हैं। इस रॉड की ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? स्ट्रिंग की L, राजवीर टांग दिया, लेंथ कितनी हो गई? L डैश। तो चेंज कितना हुआ? L डैश माइनस L, L माइनस L डैश। अभी भी देखो, अरे यार राजवीर लगाने से वो सिकुड़ गया कि लंबा हो गया? थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाओ इधर, बस अंडे देने बैठे हो यार। लगाया, लेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। कितनी होगी लेंथ? L डैश। चेंज इन लेंथ L डैश माइनस L अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये भी एक तरह का स्ट्रेन है। तुमको एक फुक्का मिला, फुक्का, तो यू नो फुक्का, बलून, बलून, वो क्या मिला? एक बलून, फुक्का। फुक्का थोड़ा सा फूला हुआ था, तुमने उसको और फुला दिया। क्या किया तुमने? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तुमने क्या किया उसको? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, स्ट्रेन। नहीं, मेरी बात समझ में आई? यस और नो? आपने किसी बॉडी की शेप को अगर फोर्स लगा के चेंज कर दिया है, तो जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है अपॉन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, इसी के रेशियो को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन। तो लिखो सबसे पहले स्ट्रेन। When a deforming force is applied on a body, when a deforming force is applied on a body, when a deforming force is being applied on a body, there is a change in configuration of body. There is a change in configuration of the body. Ratio of change in configuration, ratio of change in configuration to the original configuration is known as strain. तो आप स्ट्रेन को क्या लिखोगे? बोलो बेटा। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब देखो, ध्यान दो पहले। जैसा है, अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, पहला हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और तीसरा हो जाएगा शेयरिंग स्ट्रेन। नोट डाउन करो, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन कौन कौन सा हो गया? बोलो बेटा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शेयरिंग स्ट्रेन। समझ में आया स्ट्रेन की? नहीं समझ में आया? बोलो बेटा। स्ट्रेन का मतलब क्या होगा? किसी बॉडी की, बोलो बेटा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, उस बॉडी का क्या होगा? स्ट्रेन होगा।
अब आ जाओ सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखो डायग्रामेटिक तरीके से समझो। मान लो ये एक फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट है, इसकी लेंथ L है, इसमें मैंने फोर्स F लगाई, इसकी लेंथ डेल्टा L इंक्रीज हो गई, और मैंने L डैश नहीं लिखा है, क्या लिखा है, डेल्टा L, ये लेंथ इंक्रीज है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, बोलो बेटा, बोलो बेटा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो बोलो यार, डेल्टा L अपॉन, मैं ये फिर से बोल रहा हूं, क्लास में, अगली क्लास में अगर ऐसे शांत बैठना होगा तो मत आना, भग जाओ यार, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अगर तुमको क्लास में पार्टिसिपेशन नहीं करना, ऐसे शांति से बस डब्बे की तरह के बैठ के चले जाना है, बाद में नंबर खराब लाके मैं भगा दूंगा, उससे पहले भग। अगर क्लास से बैठो तो पार्टिसिपेट किया करो, अंडे की तरह देर में बैठा करो। हमारी कंसंट्रेशन में एक एक बच्चे का फेस रीडिंग कर रहा होता हूं, हर 10 मिनट पे कंसंट्रेशन डिप हो रही होती तुम सब। 10 मिनट यहां रहते हो, 10 मिनट तुम्हारा दिमाग कहीं और आता। इतने साल हो गए, मैं फेस देख के बता सकता हूं तुमको कितने, अब क्या किसके बारे में सोच रही हो तो नहीं बता सकता, तांत्रिक तो नहीं हूं, लेकिन यहां नहीं हो ये जरूर बता सकता हूं, और तुम यहां नहीं होते और 10 मिनट के बाद। इसलिए मैं बार बार बोला क्या, जब चीज मैं बोलूं साथ साथ में रिपीट करो। तुमको जब मैं 4 बार पूछता तुमको याद आता, अच्छा यहां रहना है, क्या चल रहा है। अगर यही हाल कंसंट्रेशन का रहा बेटा, +1 ही निकाल पाओगे। ये मैं कोई आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, वी आर सिटिंग इन द मिड ऑफ नवंबर, सारा फाइनल का पेपर होगा। ये बैठ के किसी और के बारे में सोचने से ना, फिर +1 2 साल के एक्सपीरियंस से करना पड़ेगा। गेट रेडी फॉर इट, अगर पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो। क्या कर रहे हैं हम, तो बोलो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बोलो, बोलते रहोगे कंसंट्रेशन बनी रहेगी, इतनी बार सिखाया है। क्या कर रहे हैं, बोलो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या बनेगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल्टा L बाय L। क्या बनेगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल्टा L बाय L। व्हाट इज डेल्टा L, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। व्हाट इज डेल्टा L, चेंज इन लेंथ। डेल्टा L इज माय, बोलो बेटा, चेंज इन लेंथ। बोलोगे तुमको याद हो जाएगा, घर पे जाके काम कम पड़ेगा, यहां बैठ के सोच ही जा रहे हो, बदले में देना किसी ने कुछ नहीं है। L इज ओरिजिनल लेंथ। बात समझ में आ रही है, तो दिस इज माय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। रुक जाओ, लिखने के लिए बोला नहीं है तुम्हें। नेक्स्ट इज योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नेक्स्ट इज योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बाकी मुंह में लड्डू लेके बैठे हो, बोलोगे गिर जाएगा। नेक्स्ट इज योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो जरा समझो। मान लो ये कोई एक बॉडी है, बात समझ में आ रही है, और तुमने इसके ऊपर क्या लगाना शुरू किया, फोर्स लगानी शुरू की। इसका ओरिजिनल वॉल्यूम V था, तुमने अगर बाहर से फोर्स लगाई, इसकी वॉल्यूम उतनी रहेगी कि घट जाएगी। मान लो इसकी वॉल्यूम घट गई, मैं बढ़ने के एग्जांपल नहीं, इसमें घटने का एग्जांपल ले रहा हूं, घट गई इसकी वॉल्यूम, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, बोलो बेटा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या है यहां पर, डेल्टा V, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है V, क्या दे देगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहां पर मैं नेगेटिव लगा रहा हूं कि यहां पर वॉल्यूम घट रहा है। अगर वही फुक्का को बड़ा कर देते, बलून बड़ा कर देते, तो क्या होता, डेल्टा V बाई V, वहां पर क्या होती वैल्यू, पॉजिटिव, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा होता, वहां भी वॉल्यूम क्या हो रहा होता, बढ़ रहा होता। तो पहले हमने कौन सा स्ट्रेन सीखा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरा कौन सा सीखा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। स्ट्रेस क्या होता था, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता था, फोर्स अपॉन एरिया। और अगर बॉडी की शेप परमानेंटली डिफॉर्म नहीं हुई है तो रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स। अच्छा जी, स्ट्रेस के कितने टाइप्स, बेसिकली दो, कौन कौन सा, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कितने टाइप का, दो, कौन कौन सा, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस जब लग रहा है तो स्ट्रेस प्रेशर के बराबर हो सकता है, होगा, लेकिन जब टेंजेंशियल स्ट्रेस लग रहा है तो स्ट्रेस प्रेशर के बराबर नहीं होगा। तो ये कब लगेगा टेंजेंशियल स्ट्रेस, व्हाइल ट्विस्टिंग। स्ट्रेन कब लगता है, स्ट्रेन क्या होता है, किसी बॉडी की
चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। कितने टाइप ऑफ स्ट्रेन है? 3 तरह का। पहला कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? चेंज इन लेंथ अपॉन। नेक्स्ट कौन सा है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या होता है बोलो? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब एक बात और समझ लो, जो स्ट्रेन है ये एक डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्यों? लेंथ अपॉन लेंथ, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, तो एक ऐसी क्वांटिटी है बोलो डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। क्या आप सबने मेरा वेक्टर का लेक्चर देखा हुआ है? तो अब आवाज क्यों नहीं आ रही? तो स्ट्रेन इज अ टेंसर क्वांटिटी। इट इज नाइदर अ वेक्टर क्वांटिटी नॉर अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया हुआ था। सारी बातें फटाफट नोट डाउन करो, फिर आखिरी स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं। टेंसर, टेंसर। एक बार लेक्चर दोबारा, लेक्चर वेक्टर का लेक्चर नंबर 1 देखिए। शॉर्ट में जो ना तो वेक्टर हो ना ही वो स्केलर हो, ना उसका मैग्नीट्यूड फिक्स हो ना ही डायरेक्शन फिक्स। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ना इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है ना डायरेक्शन फिक्स है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अगर तुम इसको कंप्रेसिव लगा दोगे तो बिल्कुल माइनस डेल्टा है। डन बेटा। तो मुझे दे दो थोड़ी दिनों के लिए ना, 1-2 साल तक मुझे दे दो, लाओ भी दे दो, थोड़ी दे दो, यही डिस्टर्ब कर रहा है। 1-2 साल मुझे दे दो, देखना बहुत अच्छा कर जाओगे। हरसिमरन तुम्हारे मतलब ऐसे तो मार्क्स अच्छे नहीं है, पर पूरी क्लास में रोटेशन के परफॉर्मेंस से तुम्हारे और हरजोत के परफॉर्मेंस से मैं खुश तो नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक है। कम से कम तुमने, और छोटी आपके विचार भी आपके भी, क्योंकि आप लोगों ने न्यू एडमिशन लेने के बाद भी न्यू टॉपिक के ऊपर काम किया और ठीक ठाक परफॉर्म किया है। ठीक है, तो अच्छी बात है। अच्छे नंबर नहीं है, खुश नहीं होना है, लेकिन तुम लोगों से मुझे उम्मीद जग गई है कि कुछ कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तुम लोगों से मुझे उम्मीद जग गई है कि कुछ कर सकते हो। अगर तुमने थोड़ी मेहनत करके, हरजोत तुमने तो मतलब ठीक किया है, मैं तुमको बोलता हूं हरजोत, अगर तुम अपना एटीट्यूड ठीक कर लोगे तो तुम अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। मैं कोई बटरिंग बुटरिंग करता नहीं हूं, मेरी आदत नहीं है। मैं बहुत ही कड़वा आदमी हूं, जो सच है वो बोलता हूं। क्यों पता है? क्योंकि झूठ बोलूंगा ना तो 4 साल के बाद ना मैं अपना मुंह नहीं किसी को दिखा सकता। मैं कभी बच्चे को फॉल्स होप नहीं देता होता, लेकिन हाँ अगर बच्चा मेहनत करने वाला होता तो मैं उसका साथ पूरा देता हूं। आजकल कई बार बच्चों को पसंद आता है जो टीचर उसको झूठ बोलता रहे तुम आईआईटी में हो जाओगे, और 1.5 साल के बाद उसके बोर्ड में 70% आते हैं। इधर आसपास घूम के देखना, ऐसे ही जाता है। बात समझ में आ रही? आसपास मतलब यही बगल में नहीं। अच्छा पक्का वो बता तो दिया वहां से। तो मैंने हर जो तुमने सारी क्लासेस इरेगुलर तरीके से लगाई है, और वीडियो करके भी तुमने, मतलब ये नहीं कर तुमने अच्छे नंबर लिए, अच्छे तो बिल्कुल ही नहीं लिए हैं, लेकिन अगर तुमने ऐसे में 8 नंबर लिए तुम 18 भी ले सकते थे, है ना? हर सिमरन भी ना मतलब थोड़ा सा हिला डुला हुआ डाउटफुल तरह से पढ़ता रहा है, फिर भी 10 नंबर लिए। ठीक है, अच्छे नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ तुम नालायक हो। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मेहनत करोगे तो काम कर लोगे। काफी रिच हो गया मैं। ठीक है, अगर मेहनत करोगे तो काम कर लोगे अच्छी तरीके से। 2 ही दुश्मन है, मैं तुमको बताता हूं। ये हरसिमरन का दुश्मन नहीं, मैं बता दूं हरजोत, ये तुम्हारा दुश्मन है। मैं तुमको इंडिविजुअली बता देता हूं सबको। हाँ ये फिर भी रेगुलर रहा है। तुम्हारी तो सबसे बड़ा दुश्मन है इर्रेगुलरिटी, सबसे बड़ा दुश्मन है इर्रेगुलरिटी, और दूसरा सबसे बड़ा जो तुम्हारा दुश्मन है वो तुम्हारा फोन। ये दोनों त्याग दो। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा के लिए त्याग दो, देखो साधु बनने न तुम आयो ना मैं आया हूं। ठीक है, टाइम होता है हर चीज का, तुमको हर चीज का टाइम मिलेगा। ये घड़ी, फोन, चकाचौंध, सब कुछ मिलेगा टाइम, है ना? अभी तो शुरू में दाढ़ी भी पूरी नहीं आई है, जब तक पूरी आएगी चीजें भी सारी पूरी आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ी सी वेट कर लो, थोड़ी सी वेट कर लो, एक अच्छे कॉलेज चले जाओ, अच्छे प्लेटफॉर्म पे चले जाओ। हर सहज तुम्हारी परफॉर्मेंस से मैं बहुत दुखी हूं। मुझे एक्सपेक्टेड था कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे होंगे, क्योंकि तुम रिस्पॉन्स अच्छा कर रहा था, लेकिन तुम्हारे परफॉर्मेंस देखकर मेरे को बहुत दुख हुआ। और गिल साहब आप तो पता नहीं, मतलब मैं कह रहा हूं कि तुम कुछ तो कर लेता यार।
इतने शरीफ होके भी क्या करेगा बताओ मेरे को। तो अभी कुछ और मत करो, पढ़ लो, तो अगले टेस्ट में नंबर नहीं। गुरुवेर मैं सच में पीटूंगा, मैं तुमको बता दूं। ये आंखों के सामने ऐसे बर्बाद होते तो नहीं देखूंगा, इसे तो पीट पाट दूंगा। या तो पढ़ लोगे सुधर जाओगे तो खुशी हो जाएगी, नहीं तो भाग जाओगे तो भी चैन मिलेगा। सामने हो तो खून जल रहा है, 1 नंबर बताओ, ये नंबर है यार। तो जब भी मैं दोबारा मार्क्स देखता हूँ मेरे को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो यार फिर मैं तुमको मीठी मीठी बातें तो करूंगा नहीं, मैं सिंपल, क्योंकि देखो यार, सारी दुनिया में इतने पहले से लोग कहते आए हैं हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। मेरे पास कोई मीठी गोली है? किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। अगर तुम कोई मीठा मीठा बोल रहा है तो तुमको वो बहका रहा है, बहला रहा है। मैं सिंपल बात कह रहा हूं, सिंपल बात है यार। हार्ड वर्क नहीं करोगे नंबर नहीं आएंगे। 1.5 नंबर ये नहीं कह सकते कि जी मैंने पढ़ाई की और मैं भूल गया ना, तुमने काम चोरी की। सिंपल बात है भाई, सिंपल, बिल्कुल सीधा नंगा सच। काम चोरी की है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। अब जब कुछ और भी नहीं कर रहे हो तब भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं चाहिए, और दुख की बात। तुमको क्यों दुख की बात है बताता हूं, तुमको किस चीज से हटाऊं। मान लो तुम स्पोर्ट्स में जा रहा, तो कहता कि भाई तुम थोड़ी दिन, जैसे अभी ये इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है पर डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं। ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं जिसके पास नहीं है। मेल डिस्ट्रैक्शन, फीमेल डिस्ट्रैक्शन बोथ है। बात मेरी समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो डिस्ट्रैक्शन इसके पता है, इसको कहां से हटाना है वो पता है। अब कैसे होगा, कोशिश कर रहा हूं, गालियां दे रहा हूं, थप्पड़ मार रहा हूं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, कुछ कुछ तो असर हो ही रहा होगा, है ना। पर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैंने क्यों ये बातें पूछी, हंसने के लिए बात ठीक है। अगर पता लग जाए क्या तो ठीक कर सकता हूं, अगर बीमारी का पता ही नहीं लगे और आदमी बीमार है तो बहुत ही खराब बात है। नहीं, मेरी बात समझ में आई? क्या चीज छोड़ दिया किसी ने? मतलब देखो फायदा हो रहा है ना। सारा समझ में आएगा यार। जब ऐसा ही होता है, जब चोट लगती है ना, ठोकर लगती है, तो फिर सारी बात समझ में आती होती है। थोड़ा सा ठोकर लगना भी जरूरी है, पर इतनी जल्दी ठोकर मत खाओ भाई, तो दाढ़ी भी नहीं आई है पूरी। चोट लग के ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है बेटा। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्योंकि उसके पहले तो कॉन्सेंट्रेशन चोट वाली साइड होती है। जब उधर से चोट लग जाती है तब कॉन्सेंट्रेशन इधर आती है। दिख रहा है मेरे को? चलो आगे काम शुरू करते हैं, फिर आगे की डिस्कशन किसी और दिन करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन, नेक्स्ट इज योर शियर स्ट्रेन। कहां चला गया डस्टर? तो नहीं छोड़ दिया डस्टर, कपड़ा यार कहां छोड़ दिया? फिट के काम चोर लौंडे, हिला नहीं जा रहा इनसे, बताओ मेरे को है? आओ आखिरी स्ट्रेन समझते हैं, ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। मैं हर दिन ऐसे 3-3 को बताता चलूंगा, तो अपनी कमियां ठीक करो। नहीं कमियां ठीक करोगे यार तो बुरा फंसो। सही, तुम तो बहुत बिगड़ गया आजकल यार, क्या कर रहा है तुम? ये नंबर है कोई बताओ मेरे को। अब दूसरी बोलो मैं पार्क के साथ है, ये बिगड़ा हुआ भी नहीं है, पढ़ता भी नहीं है। शर्मा जी के बारे में आज मैं बोलना नहीं चाहता, लेक्चर खत्म हो जाएगा अभी। बड़ी सारी बातें मेरे पास अभी, सीआईडी छोड़ रखा है मैंने शर्मा जी के पीछे। क्या ध्यान देना, शियर स्ट्रेन नहीं, पूरी कॉन्सेंट्रेशन नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा नैप ले लिया, ब्रेक ले लिया हमने, कॉन्सेंट्रेट करो। हम क्या पढ़ रहे हैं अब? शेयरिंग स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या बोलो बेटा? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब ध्यान देना, किस चीज को बेंड करोगे तो कैसे मेजर करोगे, ध्यान देना जरा। मान लो ये एक रॉड है, इसको मैंने ऐसे बेंड कर दिया, तो कैसे मेजर करोगे? एंगल से। कैसे मेजर करोगे? एंगल से मेजर करोगे ना यार, है ना। मान लो ये दिस इज देखो, ये जब लगा रहा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दिस इज शियरिंग स्ट्रेन, तो ये कैसे मेजर करोगे? एंगल भी मेजर करोगे।
यहां एक रॉड ऐसे सीधी रखी हुई थी, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, कैसे मेजर करेंगे इसको? एंगल से। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है ना? अगर आप किसी को ट्विस्ट करोगे, ट्विस्टिंग करोगे, जो कपड़ा ऐसे मान लो रखा था, कपड़े तूने पूरा निचोड़ दिया, क्या क्या बेंड कर रहे हो? एंगल। क्या बेंड कर रहे हो? एंगल। तो शेयरिंग स्ट्रेन किससे जो मेजर होता है बोलो बेटा? एंगल। तो दो एग्जांपल लेता हूं, मान लो ये मेरे पास एक वॉल्यूम सिलिंड्रिकल शेप की बॉडी है और इस पे मैंने इधर फोर्स F लगाई, तो ये कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। समझ में नहीं आ रही है? तो दिस एंगल, ठीक है, कि ये यहां से यहां तक शिफ्ट हो गया, दिस इज माय डेल्टा L की शिफ्टिंग, और ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी। बस समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये हो गया। और कोई दूसरा एग्जांपल देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये स्ट्रेन है, स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो फर्क है वो रहेगा फर्क। कैसी बातें कर रहे हो यार? स्ट्रेस और स्ट्रेन तो अलग अलग चीजें हैं। देखो मैंने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है, या बुक वाला कंडीशन याद है? बुक वाली कंडीशन की नहीं याद है? बोलो यार। तो क्या हो जाएगा? ये वाली चीज थोड़ी आगे चली जाएगी, ये वाली चीज भी थोड़ी सी आगे चली जाएगी, ये भी थोड़ा आगे चला जाएगा, और ये भी थोड़ा आगे चला जाएगा। गड़बड़ हो गया है। फिर से बना देता हूं। मैंने पहले पॉइंट्स बना दिए, वो गड़बड़ कर दिए, पहले आगे भेज देना चाहिए था। अब देखो आगे भेज देता हूं। पहले कॉन्सेंट्रेट करोगे, स्ट्रेन के बारे में सोचो, का मतलब क्या होता है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो, इसको ऐसे फोर्स लगाई तो ये वाला जो फेस है वो यहां आगे शिफ्ट हो गया, ये वाला फेस यहां आगे शिफ्ट हो गया, ये वाला फेस यहां आगे शिफ्ट हो गया, और ये यहां आगे शिफ्ट हो गया। अब आई बात समझ? बोलो क्लियर है? आ रही बात समझ की नहीं? ये जो ऊपर का फेस है वो पूरा का पूरा उधर की तरफ क्या हो चुका है? शिफ्ट। मैं ब्लू से बना देता हूं शिफ्टेड पार्ट को। बात समझ में आ रही है? ये ऊपर वाला पार्ट इधर से ऐसे क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। से दिस शिफ्टिंग इज माय डेल्टा एल, एंड दिस लेंथ इज माय एल, एंड दिस एंगल इज माय थीटा। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको शेयरिंग स्ट्रेन लिखना हो, यहां ध्यान देना, मैं यहां पे क्या लिखूंगा इसके लिए? शेयरिंग स्ट्रेन। तो वो क्या हो जाएगा बोलो मेरे पास बेटा? डेल्टा एल बाय एल। कैसे निकालेंगे? टेन थीटा लिखो इस छोटी सी जगह के लिए, इस छोटा सा ट्राइंगल जो यहां फॉर्म हो रहा है, देखो दिस ट्राइंगल, इसके लिए क्या लिखो? टेन थीटा। ये यहां पे इसके लिए क्या लिखो? टेन थीटा। टेन थीटा क्या बनेगा बोलो? डेल्टा एल बाय एल। एंगल बहुत छोटा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो बेटा? डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, डेफिनेशन लिखाइए मेरे मिनट्स की, लिखो इसके पहले डेफिनेशन। शेयरिंग स्ट्रेन लिखाई थी बेटा डेल्टा वी बाय डेल्टा, इसका लिख लो क्योंकि इसमें लैंग्वेज में लिखाई थी चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। लिखो शेयरिंग स्ट्रेन में इट इज, पहले लिख लो फिर डायग्राम की सारी बात लिखो। लिखो शेयरिंग स्ट्रेन को पहले। इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the angle in radian, angle in radian through which a face, through which a face originally perpendicular to the fixed face
to the fixed phase gets turned on applying tangential deforming force. बना लो ये सब कुछ। फिर से बोल दूं क्या? It is defined as the angle bracket में in radian through which a face originally perpendicular to the fixed face gets turned on applying tangential deforming force. ये देखो ना, ये जो पैरेलल प्लेन्स हैं, ये दोनों क्या थे पहले? पैरेलल प्लेन्स। फोर्स लगाकर उनको क्या कर दिया मैंने? डिस्प्लेस कर दिया। तो कितना डिस्प्लेस किया है और वो जो लेंथ है वो आपको क्या बता रहा है? शेयरिंग। ठीक है ना? मैथमेटिकली आप दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आराम से पहले शेयरिंग स्ट्रेस को समझ लो, फिर आगे की बात करेंगे। ध्यान से सारी चीजों को पहले समझ लो।